हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क एंड एनर्जी। देखिए, वैसे तो वर्क एंड एनर्जी सेम है, आगे हम डिस्कस करते हैं बट हमें एक और टॉपिक कवर करना है इसके अंदर। वो क्या है? पावर। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज डन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप। वर्क जब होता है जब उसके इक्वल अमाउंट में एनर्जी यूज़ करी जाती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, जितने भी तुम्हारे पास एनर्जी होगी उतना ही तुम काम कर पाओगे। ठीक है, अगर तुमने कुछ आज खाना नहीं खाया है, ठीक है, खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी गेन नहीं होगा, और एनर्जी गेन नहीं होगा तो तुम काम नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो काम है, इस काम को, जैसे कि बहुत अलग तरीके के काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, तो ये भी एक तरीके का काम है। तुम दौड़ोगे तो वो भी एक तरीके का काम है। तुम कंप्यूटर चलाओगे तो वो भी एक तरीके का काम है। तुम मोबाइल चलाओगे तो वो भी एक तरीके का काम है। ठीक है, ये सारे काम कैसे है? लेमन टर्म्स में। बट अगर हम साइंस के टर्म्स में काम को एक्सप्लेन करें तो किसको बोलते हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अपने ए पोजीशन पे है। ठीक है, इस पे फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। ये डायरेक्शन इस तरफ से है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट की तरफ हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट अपने ए पोजीशन से कौन से पोजीशन पे मूव कर गया? बी। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इस फिनोमिना को हमने क्या बोला? वर्क डन। तो यहाँ पर हम वर्क कह सकते हैं, ये नहीं कि हम मोबाइल चला रहे हैं तो भी काम है। ठीक है, तो वो काम है, वो लेमन टर्म में है। बट ये साइंस के टर्म में काम कब होगा? जब हम किसी को फोर्स अप्लाई करेंगे और वो अपने पोजीशन से मूव कर जाएगा तो वो काम कहलाएगा। काम होने के लिए इक्वल अमाउंट में एनर्जी भी यूज़ होती है, इसलिए मैंने बोला कि वर्क और एनर्जी सिमिलर है। जब एनर्जी होगी तभी काम होगा। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स। जब कोई बॉडी ग्राउंड के ऊपर मूव करता है फोर्स अप्लाई करने के बाद, देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम। अगर लेट सपोज ऊपर वाला ही तुम डायग्राम देख सकते हो कि फ्रिक्शन इस पे कहाँ लग रहा है? इस तरफ। ठीक है, ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगता है इसके ऊपर। इस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए हम अप्लाइंग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वर्क कब हुआ? जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम हुआ। ठीक है, ऐसा यूनिट वर्क का क्या होता है? जूल। ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर, सॉरी, न्यूटन मीटर। वाई? बिकॉज वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स मेजर इन न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस विच इज मेजर इन मीटर। हेंस इट कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर ऑल्सो। ओके, और जूल सबसे ज़्यादा तुम्हें जूल में देखने को मिलेगा। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सिर्फ इसके पास वैल्यू है। ठीक, तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक डाउट आना चाहिए क्या? कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हायर क्लासेस में जाकर के, क्लासेस हायर इतनी भी नहीं है, जब तुम 11th क्लास में चले जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे पता चल जाएगा कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है। भी सिर्फ इतना याद कर लो। ठीक है, इसका रीज़न जो है वो रीज़न तुम्हें फर्दर क्लासेस में पता चलेगा। एक्चुअली में फोर्स वर्क का फॉर्मूला भी ये नहीं है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू में कॉस, सॉरी, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। ठीक, जैसे ये देखो, ये डायग्राम है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट पे लेट सपोज कोई लड़की यहाँ पे खड़ी है और वो उसको खींच रही है। यहाँ पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग बंधा हुआ है तो वो उसको खींच रही है। ठीक, इस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रही है। ठीक, बट ये मूव कैसे कर रहा है? इसमें पहिए लगा हुआ है। ठीक है, तो वो मूव किस तरह कर रहा है? इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो देखो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? ये किसी थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है। यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस वक्त हम कैसे मेजर करेंगे वर्क डन? क्योंकि इससे पहले वाला ऑब्जेक्ट हमने कैसे देखा था कि फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे थे हम, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था।
ठीक है, तो हमने कह दिया था वहाँ पे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसलिए मैंने बोला कि फर्दर क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें ये फार्मूला नहीं मिलेगा वर्क का। वर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो अभी के लिए इतना समझना है कि अगर किसी पे हमने फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, ऑब्लिकली फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, तो उसका उन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये इस वाले फार्मूले का अप्लाई करना है। ठीक है, इस बेसिस पे हमें ये भी पता चलेगा कि वर्क डन कितने टाइप्स के हो, ये हम आगे देखते हैं। लेकिन तो देखो, 3 टाइप्स के वर्क होते हैं। कैसे कैसे होता है वर्क? वर्क जीरो भी हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, और वर्क नेगेटिव भी होता है। जीरो कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ठीक है। पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो होता है। ठीक है। और 0 1 2 3 भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि जब जीरो थीटा की वैल्यू, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? ज़ीरो। और यहाँ पे एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? 180 नेगेटिव। कैसे? ये भी एक्सप्लेन हम कर। जैसे देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को तुम अपने हाथ में हैंग करोगे, ठीक है, इसमें लेट सपोज ये ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस को तुमने पकड़ रखा है, तो पकड़ रखा है, ऊपर तुमने फोर्स लगाया है, नॉर्मल सी बात है, और लेकर के तुम मूव भी कर रहे हो, तो मूव किस तरफ करोगे? इस तरफ। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो गया तुम्हारा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो तुम दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। अगर मैंने यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू में कॉस, डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो बता नहीं रखा कितना लग रहा है, लेकिन थीटा हमें पता है क्या है? cos 90। एंड वी नो दैट फॉर वर्क डन जीरो के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो। तो ज़ीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 जूल। ठीक है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है इसके लिए? 0। इसके लिए एग्जाम्पल क्या क्या है? तो एक तो मैंने ये बता दिया कि अगर कोई आदमी उसको ऐसे करके ब्रीफ केस पकड़ करके होल्ड करके चल रहा है, ठीक है, तो वो हो गया 90 के केस में। या फिर मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में भी वो वर्क डन जीरो हो जाएगा। कैसे? ये देखो, ये तुम्हारा हो गया अर्थ, ठीक है, और मून क्या है? मून इज द नेचुरल सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, दिस इज मून। तो ये इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये लगा देते हैं हम, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। बट ये डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है इसका? टेंजेंशियली, ये हमने पढ़ा था मोशन वाले चैप्टर में। अगर मैं यहीं पे ले लूँ, इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। तो यही आ गया वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। फोर्स इंटू एस इंटू में 0 विच इज़ इक्वल टू 0 जूल। ठीक है, और एक और है, देखा हमने यहाँ पे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 है तो कॉस 0 है। बट एक और केस हो सकता है, एक आदमी अगर ब्रीफ केस को लेकर के सिर्फ खड़ा है, ठीक है, जैसे ये ब्रीफ केस है तुम्हारा और इसको लेकर के सिर्फ खड़ा है, वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, वो आदमी मूव नहीं कर रहा है, इसको लेकर के सिर्फ खड़ा है, इसने पकड़ रखा है। देखो यहाँ पे क्या है? वर्क फोर्स इंटू में एस इंटू में कॉस थीटा। फोर्स है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो लेकर के खड़ा है, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट वो नहीं कर रहा है, तो इस केस में भी वर्क डन क्या हो जाता है? 0, अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यही चीज़ हमने देखा था कि वर्क हम कहेंगे कब? साइंस के टर्म में, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो मूव कर जाता है तो हम उसको वर्क कहते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ साइंस कि कूली क्या करता है? अपने सामान लेकर के जो जा रहा होता है, ठीक है, साइंस क्या बोलती है उसको? कि उसने कोई काम नहीं किया, उसके बाद भी हम उसको पैसे देते हैं। ठीक है, तो लेमन टर्म अलग है और इन टर्म्स ऑफ साइंस अलग है। ठीक है, इस टर्म्स में क्या हो जाता है कि वो फोर्स किस तरफ लगा रहा होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, वो पकड़ करके रखता है ना, उसको गिरने नहीं देता है। और मूवमेंट किस तरफ कर रहा होता है वो? सामने की तरफ। ठीक है, इस तरफ। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाता है? ठीक है, डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री एंगल बनेगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इसलिए हम बोलते हैं कूली ने भी कोई काम नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव वाला केस। देखो, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तुम फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा रहे हो और ये मूव भी इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाती है? वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि देखो, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा तो दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बनेगा।
एंगल किस, ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच, ये तो ओवरलैप कर रहा है तो कुछ है नहीं तो जीरो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस जीरो, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, तो इंटू में 1, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर कैसे आने वाला है पॉजिटिव, ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल तो यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं अगर वो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव आने वाला है। नेक्स्ट है कि वर्क डन नेगेटिव कब आता है, तो देखो जब तुम स्विमिंग करते हो, ठीक है, जब तुम स्विमिंग करते हो तो क्या होता है स्विमिंग के वक्त में, तुम अपने पैर क्या करते हो, हाथ क्या करते हो पीछे की तरफ ले जाते हो, ठीक है, और मूवमेंट कहाँ होता है तुम्हारा आगे की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है, हाथ कहाँ ले जाते हो तुम पीछे की तरफ, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है। जब इसको मैं सही से रिप्रेजेंट करूँ तो तुम बीच में हो और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, ठीक है, ये देख रहे हो ना कि तुम फोर्स हाथ बार बार पीछे करोगे लेकिन मूवमेंट आगे होते रहे, ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है, माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ, वर्क डन की वैल्यू कैसी आ गई यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, और एग्जाम्पल कैसा था इसका, एग्जाम्पल क्या रहेगा कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो उस केस में वर्क डन नेगेटिव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन क्या होता है, तो देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या काम करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने ऊपर ही बताया था कि ब्रीफ केस को ही तुम उठाते हो, ठीक है, तुम भी फोर्स लगाते हो और अर्थ भी फोर्स लगा रही होती है, ठीक है एम जी, ठीक, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अब उस ऑब्जेक्ट को तुम क्या करते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट पे रख देते हो, ए पॉइंट क्या है तुम्हारा ग्राउंड वाला पॉइंट, इस पॉइंट से उठा करके तुम इस पॉइंट पे रख देते हो, ठीक है, तुमने एक्चुअली में क्या किया फोर्स अप्लाई किया, एम भी नीचे अर्थ लगा रही है, इसको रख दिया यहाँ पर, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा, देखो यहाँ पे एम लग ही रहा है अभी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा ना जितना भी होगा ये, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना एच, तो यहाँ पर क्या होगा वर्क डन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्ट, ठीक है, बॉडी वेट ऑफ द बॉडी इज एम जी, ठीक है, दिस इज द वर्क डन, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इज फॉर वर्क डन एंड स्मॉल डब्ल्यू इज फॉर वेट ऑफ द बॉडी इज ओके, स्मॉल w इज फॉर वेट ऑफ द बॉडी एंड वेट ऑफ द बॉडी इज mg, ये हमने कौन सी क्लास चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स वाले चैप्टर में, ओके, वेट की वैल्यू mg होती है, तो यहाँ पे mg डाल दिया हमने वेट की जगह पे, ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है h, वर्टिकली इसको ऊपर उठाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि वो लेकर के उसको चल नहीं रहा है, उसने क्या करा है सिर्फ यहाँ से उठाया, फोर्स कुछ भी अप्लाई करा होगा वहाँ पे रख दिया, ठीक है, अब किसी ने यहाँ पे इसको पकड़ा नहीं है तो इस पर सिर्फ यही वाला फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, और कौन लगा रहा है वो अर्थ लगा रहा है एम जी, ठीक है, और वर्टिकली मूवमेंट कितना हुआ इसका ऊपर की तरफ एच, ठीक, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी एम जी एच, ये आ गया तुम्हारा वर्क डन, ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ रहा है, ये आगे हम देखेंगे, और देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी मैंने बोल दिया वर्क डन इज सिमिलर टू एनर्जी, तो यहाँ पे कैसे ये प्रूफ भी हो रहा है, ये आगे हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है किसी फोर्स के अब्सेंस में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कब होता है जब फोर्स अप्लाई करे और वहाँ पे डिस्प्लेस हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये पूछना चाहता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या है जीरो, बट तब भी स्टिल वो डिस्प्लेस कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, कौन सा केस होता है, तो ये देखो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की वैल्यू क्या बोल रहा है वो जीरो रखने के लिए, क्योंकि नेट फोर्स, ये देखो अब्सेंस ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स की वैल्यू जीरो,
तो यहाँ पे क्या है, मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कैन नॉट बी जीरो, मास की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, मास और वेट में डिफरेंस। ठीक है, कि वेट जीरो हो सकता है बट मास जीरो नहीं हो सकता। तो मास तो जीरो होगा नहीं, तो बच क्या गया, एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? हाँ, ये हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? व्हेन वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म कंडीशन। ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में टी। जब v की वैल्यू u के वैल्यू के सेम आ जाएगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, ठीक है, एक ही स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो उस वो डिस्प्लेस कर रहा है इन अब्सेंस ऑफ फोर्स, फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करने के बाद भी वो मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स रिलीज। किसी भी बॉडी के ऊपर अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना उसने पोजेस कर रखा है वो किसके इक्वल होगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन वो कर सकता है। ठीक है, वही कहने वाली बात कि जितना मैंने खाना खाया उतना ही मैं काम कर पाऊँगा। ठीक है, जितना मैं ईटिंग करूँगा उससे मेरे को एनर्जी मिलेगी, उतना ही मैं वर्क कर पाऊँगा। ठीक है, और अगर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में लिखना है एनर्जी का डेफिनेशन तो क्या लिख सकते हो, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एक कैपेसिटी है किसी काम को करने के लिए। एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क किसके सिमिलर है, एनर्जी के, तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का, जूल, क्योंकि वर्क का भी जूल था इसलिए एनर्जी का भी जूल होगा। ठीक है, अब एनर्जी यहाँ पे दो तरीके का है, वैसे एनर्जी और भी तरीके के होते हैं बट तुम्हारे बुक में स्पेशली एनर्जी यहाँ पे दो तरीके का दे रखा है। कौन कौन सा है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, कि कोई भी बॉडी एनर्जी पोजेस कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, हिलने के वजह से। ठीक है, और कोई बॉडी एनर्जी पोजेस कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन तो उसको बोला पोटेंशियल एनर्जी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ से उठा करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, तो यहाँ पर जो ले जा रहे हो मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे मोशन हो रहा है, उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब वो वहाँ पे स्टिल रुक गई, ठीक है, यहाँ पे रख दो, तुम इस बॉडी को यहाँ पे रख दो, तो रख दोगे तो इसके ऊपर क्या आगे आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब है अगर बॉल को तुम ऊपर फेंकोगे, ठीक है, तो जाते वक्त तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो रुक जाएगा, और जहाँ पे वो रुकेगा जितने टाइम के लिए भी, वहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई होगा। वैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन उस पीक पे जहाँ पे वो रुक जाएगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाता है। ये चीज़ आगे तुम और समझोगे। ठीक है, बस अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एंड ड्यू टू इट्स पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल। और जब इन दोनों एनर्जी का सम होता है तो ये कौन सी एनर्जी बन जाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमें ये कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करी गई है किसी बॉडी में, ठीक है, वो हमेशा इक्वल किसके रहेगा, जितना वर्क डन हुआ इसके ऊपर। वही एक एग्जांपल लेता हूँ कि किसी बॉल को ऊपर फेंकने के लिए तुम्हें कितना वर्क डन करना पड़ा है, लेट सपोज 10 जूल का तुमने इस पे वर्क डन किया है। ठीक है, और वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, जितनी एनर्जी तुमने उसके अंदर ट्रांसफ़र करी है। क्या कहने का मतलब है कि जितनी एनर्जी तुम उसके अंदर ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, उतना ही उस पर वर्क डन होगा। ठीक, और ये बॉल ऊपर जाने में इसको जाते जाते यहाँ पे mgh, ठीक है, जो भी है इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 10 जूल। ठीक है, तो जितना हम इस पर वर्क डन करेंगे उतनी इसके पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया कि जितना वर्क डन होगा उतना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, या जितना एनर्जी तुम ट्रांसफ़र करोगे उतना ही काम होगा।
ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी देखते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन में हमें क्या क्या लेना है पहले वो देख लेते हैं। ये है तुम्हारे पास डायग्राम। इनिशियल वेलोसिटी इसका u ले लेते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसका v ले लेते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज t या फिर s जो भी है, ठीक है। ये ले लिया। और मूविंग पॉइंट फ्रॉम a टू b वो मूव कर रहा है। ये सब तुम्हें लेट कर लेना है डेरिवेशन से पहले, पेपर में आता है, ठीक है। तो वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कॉस थीटा वाला यहाँ पे नहीं लेना है, वो थोड़ा हायर क्लासेस है, वो सिर्फ समझाने के लिए कि वर्क 3 टाइप्स के, इसलिए मैंने लिया था, ठीक है। ये अभी मेंशन नहीं करना। लेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आफ्टर अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी ए। जब इस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, धक्का मारेंगे, तो इस पर एक्सेलरेशन आएगा। उसको हम ले लेते हैं ए से, ठीक है। एक्सेलरेशन आया तो वो मूव करता है। तो ये जो मैंने डी बोला है, यहाँ पर डी की जगह पे क्या है एस, क्योंकि यहाँ पे हमने एस लिया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस लिया इन टर्म्स ऑफ एस, इसलिए मैंने बोला कि डी की जगह पे एस भी हो सकता है। ओके, सो इक्वेशन, मोशन के इक्वेशन के थर्ड इक्वेशन के हिसाब से हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s यहाँ पे ले लेते हैं एस की वैल्यू निकालने की। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। पहली इक्वेशन ये है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला इक्वेशन हमें लिया है क्यों, क्योंकि हमें एस की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए। कितना वो डिस्प्लेस करा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0, ठीक है, ये हमने लिया था। और फाइनल वेलोसिटी क्या है v, ठीक है। तो देखो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन में 2a, क्योंकि इनिशियल की वैल्यू क्या है, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन में 2 है। ये s की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं, उस पर फोर्स मैंने कितना लगाया, ma, ठीक है, ma। अब इस फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ करा क्यों हमने, क्योंकि हमें पता है वर्क निकालना है, वर्क इज़ दी एनर्जी, ठीक है। और कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। फोर्स की वैल्यू क्या है, एम ए, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमने निकाल ली मोशन ऑफ इक्वेशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as से, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो वी स्क्वायर अपॉन 2a। इनकी वैल्यूज अब मैंने इनके ऊपर रख दी। तो एफ की वैल्यू एम ए, और एस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, हाफ एम वी। और वर्क डन किसके इक्वल है, एनर्जी। कौन सा एनर्जी के लिए निकाल रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। जब u की वैल्यू क्या हो, 0, मतलब हम अभी बॉल यहाँ पे रखी हुई है, इस बॉल के ऊपर हमने फोर्स लगाया तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर गया। और ये मूव जो करा उसने, उसमें कितना एनर्जी लगा, ठीक है, इस काम को करवाने के लिए, वो हमने फाइंड कर लिया। वो कितना, हाफ एम वी। सेकेंड केस क्या आता है इसके अंदर, कि वो जो बॉल हमने यहाँ से मूव करवाया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इनिशियल 0 था, बट यहाँ पे अब इनिशियल हम 0 नहीं रखेंगे, इनिशियल होगा उसके पास कुछ, और फाइनल भी कुछ होगा। तो ये डिस्प्लेस करेगा s, ठीक है, और इसके पास मास क्या है, m, ठीक है। अब निकालो इसका वर्क डन, सिंपल, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस पर कितना लगा रहे हैं हम, ma, ठीक है। डिस्प्लेस कितना हुआ, वही इक्वेशन सेकेंड, वी स्क्वायर माइनस, थर्ड इक्वेशन मोशन का, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ये एस की वैल्यू आ गई, की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एम ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे रखने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये देखो, वर्क इक्वल्स टू एम ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ए से ए कैंसिल आउट, ठीक है, आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और माइनस का एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, वर्क डन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस का हाफ एम यू। तो वी इज़ फॉर फाइनल, और काइनेटिक का ही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यू इज़ फॉर इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट क्या होगा कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। इस वाले केस में सिर्फ हाफ क्यों आया, क्योंकि इनिशियल वहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है, बेसिकली वो भी इसी तरीके का ही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये वाली टर्म क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई, इसलिए नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस समझ में आया। दो केस कौन सा, जब इनिशियल ज़ीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, मतलब वर्क डन की वैल्यू ही आ गई। और जब वर्क डन इनिशियल ज़ीरो ना हो तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है द नेट वर्क डन बाय द फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क एनर्जी थ्योरम था वो ये भी कहता है कि जो जितना भी वर्क डन, नेट वर्क डन हुआ है, ठीक है, नेट वर्क डन इज फाइनल वर्क डन इस बाय द फोर्सेस। फोर्सेस मतलब जितने भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, किसी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक है, अप्लाई करने के बाद, ठीक है, अप्लाई करने के बाद जितना भी उसका नेट वर्क डन आएगा, किसके इक्वल आएगा, के काइनेटिक एनर्जी के में जितना चेंज आया हो। मतलब कि शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी हो, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी से माइनस करेंगे, वो नेट वर्क डन के इक्वल आएगा। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारे मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। यही फॉर्मूला होता है ना, काइनेटिक एनर्जी, मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने ऊपर पढ़ा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस ड्यू टू इट्स पोजीशन। साथ में इसके साथ और आता है कि पोजीशन के साथ साथ अगर किसी के शेप में भी चेंज आ रहा है तो भी वो पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करेगा, ठीक है, पोजेस करेगा। ओके, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी डन टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये भी एक डेफिनेशन है, पोजीशन के और शेप के चेंज करने की वजह से। देखो, जब पोजीशन में चेंज आता है तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब शेप में चेंज आता है तो उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस वाले का एग्जांपल, जब किसी ऑब्जेक्ट को तुम ए पोजीशन मतलब ग्राउंड से उठा करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, तो इसके पास कौन सा एनर्जी आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और जब कैटापुलेट को जब हम खींचते हैं, ठीक है, उसका रबर स्ट्रिंग को, वो कैसा होता है, इस शेप का होता है, और इस पर तो जब हम खींचेंगे तो इसके शेप को चेंज कर रहे हैं, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आती है, इलास्टिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सिंपली, कि इससे हम पहले मैंने करके दिखाया भी था और बोला भी था कि वो सेम था, दोबारा करके देख लेते हैं कि इस बॉल को उठा करके या ऑब्जेक्ट को उठा करके ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे मैंने रख दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, हम सिंपल निकाल रहे हैं यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखो, जितने भी फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं सारे वर्क डन के फॉर्मूले से, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एम ए, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है यहाँ पर, वर्टिकली हम के लिए क्या रखते हैं, एच, तो एच की जगह पे मैंने रख दिया एच। देखो यहाँ पे ग्रेविटी रिलेटेड हो रहा है, ठीक है, तो ए की जगह पे हम जी रख देते हैं, ठीक है, और पे एच, तो ये किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल। ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, Ramayo mentoring make a difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.